ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने वेल्डिंग के बारे में जानकारी ली थी, किस प्रकार से वेल्डिंग की जाती है। फ्यूल के नाम से उसका वेल्डिंग नामकरण हो जाता है। जैसे ऑक्सीएस्टिलीन, ऑक्सीब्यूटेन, प्रोपेन वेल्डिंग की जा सकती है। तो हम ऑक्सीएस्टिलीन गैस के बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसमें एस्टिलीन भरी होती है एक सिलेंडर में, उसमें से एस्टिलीन ली जाती है। दूसरे में ऑक्सीजन भरी होती है, उसको एक टॉर्च से जोड़ दिया जाता है, स्पार्क्स देकर लाइट जलाकर उसमें लाइट जला दी जाती है, गैस को जलाया जाता है। गैसें जलती हैं तो एक जो बाहर की तरफ फ्लेम बनती है साथियों, उन फ्लेमों के बारे में चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार से कौन कौन सी फ्लेम बनती है बाहर की तरफ, जो हीट देती हैं, किसी चीज़ को पिघला देती है मटेरियल पर, हम वेल्डिंग करते हैं। तो गैस वेल्डिंग इस प्रकार से होती है। अब जो अपनी टार्च होती है साथियों, उसमें फ्यूल देने के हिसाब से जो आप ऑक्सीजन कितनी मात्रा में दे रहे हैं, एस्टिलीन कितनी मात्रा में दे रहे हैं, उससे जो ये आर्क है, आपकी आर्क कह सकते हैं, इसे आप फ्लेम कह सकते हैं, इसकी रूपरेखा तय होती है। कितने प्रकार की हो सकती है, कौन कौन से फॉर्मेट में आती है, तो कौन सी मात्रा देने पर ऑक्सीजन या फिर आप एस्टिलीन दे रहे हैं, रेशियो चेंज करने पर इनका नामकरण चेंज हो जाता है। सिंपल आप समझ सकते हैं, यदि आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं टार्च से, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको एस्टिलीन जलने के लिए काफ़ी ऑक्सीजन मिल रही है। और यदि कम देते जाएंगे तो ये बाहर की तरफ बढ़ती जाएगी और बाहर से ऑक्सीजन लेती जाएगी, तो इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। ये समझ सकते हैं आप। इस प्रकार से चेंज होती रहती है जो फ्लेम है। तो अब बात कर लेते हैं साथियों ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम कब कहेंगे साथियों? जैसा आपको बताया था, आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, दूसरा एस्टिलीन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको आप इधर लेकर आएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो इसी से आप कह सकते हैं ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम नाम पड़ गया है। यहाँ पर कह सकते हैं जो इनका रेशियो है ऑक्सीजन टू एस्टिलीन रेशियो क्या है साथियों, ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के नाम से हम जानते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम स्टडी करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं साथियों, एक मोल एस्टिलीन को जलाने के लिए, एक यूनिट एस्टिलीन जलाने के लिए उसमें 2.5 या 2.5 मल्टीप्लाई करना होता है यूनिट किससे, ऑक्सीजन से। तो इतनी पर्याप्त मात्रा चाहिए इसको जलाने के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं साथियों, हम यहाँ पर 1:1 रेशियो देते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं साथियों, 1:1 रेशियो देते हैं। 1:1 कर दिया, दोनों रेशियो बराबर कर दिए, तो इसको न्यूट्रल फ्लेम हम स्टडी करते हैं। जैसा शायद आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, उसको न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलेंगे। तो किस प्रकार से बढ़ा दिया, एक्सप्लेन 1 रेशियो कर दिया है साथियों, 1.15 टू 1.7 मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन से, तो इतना रेशियो देंगे तो एक्स्ट्रा इसमें ऑक्सीजन का रेशियो या मोल बढ़ाए गए, यूनिट बढ़ाई गई है इसको जलाने के लिए। आप उतनी नहीं दे रहे पर्याप्त जितनी चाहिए, वो तो बाहर से लेनी पड़ेगी, इसलिए फ्लेम का आकार बढ़ता रहता है। एक अंदर की तरफ इनर कोर होता है, एक आउटर कोर होता है, कहीं कहीं 3 कोर मिलेंगे आपको कार्बोनाइजिंग फ्लेम देखने में। तो इस प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम निर्धारित होती है। अब इससे क्या चेंज आ रहा है साथियों, इससे क्या आ रहा है, आपने ऑक्सीजन अधिक दी है, तो क्या है साथियों, एस्टिलीन जलने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल जो करती थी, एन करती थी न्यूट्रल फ्लेम, यहाँ पर NY2 से कितनी करेगी, NY3 तक करेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल इसको कम करनी पड़ेगी। अब एरिया, सरफेस एरिया कम हो गया है, तो आप जानते हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए बाहर जाके टेम्परेचर कम होगा, इसको और अंदर की तरफ ले लेंगे, हीट ट्रांसफ़र कम होगा, तो एरिया कम होने के साथ साथ क्या हो गया साथियों, टेम्परेचर राइज इसका अधिक हो जाता है। टेम्परेचर मैक्सिमम 3380 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो जाता है, क्योंकि एरिया इसका जो बाहर का आउटर एरिया है, रीजन जो भी कहें आप, सरफेस एरिया जो बोलें, वो एरिया कम हो गया है, तो टेम्परेचर राइज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात की जाए साथियों इस रेशियो में, यदि आप एस्टिलीन और ऑक्सीजन गैस जला रहे हैं तो इसमें रोरिंग साउंड आती है, एक तरह से घुर्राहट की आवाज़ आएगी। तो अब साथियों टू वेल्ड एलॉय मटेरियल्स, यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, एलॉय मटेरियल जैसे ब्रास हुई, ब्रॉन्ज हुई। एक्स्ट्रा यहाँ पर ऑक्सीजन क्यों दी जा रही है साथियों, जैसा कि आप समझ सकते हैं एलॉय मटेरियल में बहुत सारे कंटेंट मिले होते हैं, जिसमें से कॉपर और ब्रास की बात कर लेते हैं। कॉपर क्या है साथियों, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1085 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जिंक का कितना होता है, 419, 419.5 लगा सकते हैं आप, 420 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वेपराइजिंग भी इसका हो जाएगा कम, वेपराइजिंग पॉइंट होगा। तो यदि कॉपर और जिंक एक साथ मिले हुए हैं, अब इनको आप गर्म करेंगे तो जिंक पहले ही उड़ लेगा, साथ छोड़कर भाग जाएगा। तो इसलिए साथियों यहाँ स्पेशल ऑक्सीजन की मात्रा अधिक दी जाती है, इस जिंक को रोकने के लिए, इसका दिल बहलाने के लिए, इसको तसल्ली देने के लिए। जिससे क्या होगा साथियों, ऊपर ऑक्साइड लेयर बन जाएगी, जिंक ऑक्साइड लेयर बन जाएगी, जो बची हुई रिमेनिंग जिंक है उसको बाहर नहीं जाने देगी। तो इससे अपनी ऑक्सीजन देने से एडवांटेज मिल गया, आप वेल्डिंग कर पाएंगे इस प्रकार के मटेरियल का, ब्रास, ब्रॉन्ज, इस प्रकार के एलॉय मटेरियल आप वेल्ड कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से। तो यहाँ पर क्या हो गया है साथियों, जैसा कि कॉपर और जिंक मिले हुए हैं, ब्रास है,
तो इसमें जिंक ऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है साथियों, 1975 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। प्रोटेक्ट रिमेनिंग जिंक, बची हुई जिंक को बचाने के लिए, जैसा कि जिंक का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, अकेले जिंक में मार लगाई जाए तो 420 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये छोड़ जाता है, इसका हौसला जवाब दे जाता है। लेकिन इसको ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाए, ऑक्साइड बना ले तो देखिए लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सामर्थ्य पा लेता है और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड लेयर बनाएगा, बची हुई जिंक को बाहर नहीं जाने देगा, अंदर प्रोटेक्ट कर रखेगा। अगर आप बेल्ट करते हुए चले जाएंगे आपका काम हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जिंक और जिंक ऑक्साइड में कितना अंतर है। इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दी जाती है क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड बनाने के काम आ जाती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।